364। এমন সময় মাস্টার মহাশয়কে দেখে সিসি ঠাকুর বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে একটা চেয়ার এনে दिते बोललेन। ऐसे ही समय पर मास्टर को देखकर सीसी ठाकुर बेंच से उठकर खड़े हो गए और एक चेयर लाके देने के लिए बोले। मास्टर मशाई डॉक्टर शशिभूषण मित्र बोललेन, ना बाबा, তুমি বসো, আমার এখন অন্য কাজ আছে, আমি বসবো না, চেয়ার আনাতে হবে না। मास्टर साहब डॉक्टर शशिभूषण मित्र बोलने लगे, नहीं रे बाबा, रहने दो, तुम बैठो, मेरा अभी दूसरा काम है, मैं अभी नहीं बैठूंगा, চেয়ার লানে কি জরুরত নেই है मेरे लिए। যতীনদা জমি কেনার কাজকর্ম নিয়ে আছেন, তাকে ডেকে নিভৃতে কয়েকটা কথা বললেন। যতীনদা जमीन खरीदने के कुछ कार्य में बिजी हैं, उनको बुलाकर एकांत में कुछ बातें बोले ठाकुर जी। এই কথাবার্তার পর কেষ্টদা ভট্টাচার্য, চুনি রায়চৌধুরীদা, বীরেন মিত্রদা, মন্মথ দেদা, সুবোধ সেনদা, मनोरंजन ব্যানার্জিদা, অনিল গাঙ্গুলিদা, केदार भट्टाचार्यदा प्रमुख अनेके आसलें। इसी बातचीत के बाद केष्टदा, चुनीदा, बीरेनदा, मनमतदा, सुबोधदा, मनोरंजनदा, अनिलदा, केदारदा ऐसे प्रमुख कुछ लोग आकर बैठ गए। केष्टदा कथा कथा बोलें, ऋत्विक मैनुअल, ऋत्विक साथी प्रथम बेरिएछिलो बछर 4 आगे। तो केष्टदा बात बात में बोलने लगे कि जो ऋत्विक मैनुअल है, ऋत्विक साथी नाम से, वो पहली बार कुछ 4 साल पहले पब्लिश हुआ था। তারপর এই 4 বছরের ভিতর আপনি অর্গানাইজেশন সংগঠন সম্বন্ধে অনেক নতুন বিধান দিয়েছেন, और उसके बाद इस 4 साल के दौरान आपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत सारे नए विधान दिए हैं, সেগুলি নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। ভাবছি পরের ওগুলি একত্র করে আপনাকে দেখিয়ে ঋত্বিক সাথীর পরিশিষ্ট হিসাবে ছাপিয়ে ফেলবো। वो सारे जो विधान आपने दिए वो अलग अलग जगह पे फैला हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि इस 4 साल के दौरान आपने जो भी विधान दिया है उनको एक जगह लाकर आपको दिखाकर ऋत्विक साथी यानी कि ऋत्विक मैनुअल का एनेक्सर के हिसाब से पब्लिश करूं। सीसी ठाकुर ছাপানোই তো ভালো, सब कथा तो सब समय स्मरण থাকে না। तो सीसी ठाकुर जी ने सम्मति देते हुए कहा कि पब्लिश करना ही तो अच्छी बात है, हर एक बात हर वक्त स्मरण नहीं रहता है, তাই ছাপালে কাজের সুবিধা হবে, इसीलिए पब्लिश करने से कार्य में सुविधा होगा। केष्टदा बोलें, এখন অধিবেশনে যেতে হবে। केष्टदा बोलने लगे, क्या अभी अधिवेशन में जाना होगा? सीसी ठाकुर, আমার কথা সব মনে থাকে যেন। सीसी ठाकुर दिशा निर्देश दे रहे केष्टदा को कि मेरी सारी बातें आपको स्मरण रहनी चाहिए। কর্মী কিন্তু চাই, কর্মী चाहिए चाहिए, আর জমির কথা বিশেষ করে বলবেন, और जमीन का बात विशेष रूप से बोलना। সুবোধদা, সৎসঙ্গী অভিভাবক ও ছেলেদের সাহায্যে এবার বিনা খরচায় কয়েকটি গরিব অথচ ভদ্র পরিবারের মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। सुबोधदा ठाकुर जी को बता रहे हैं कि सत्संगी जो पेरेंट्स हैं और जो लड़के लोग हैं, उनके सहायता से इस बार बिना किसी खर्चे का कुछ गरीब लेकिन संभ्रम परिवार के लड़कियों का शादी का बंदोबस्त किया गया है। सीसी ठाकुर उल्लसित हुए, ये तो एक महापुण्य काज। सीसी ठाकुर उल्लसित होकर कहने लगे, ये तो एक महापुण्य का कार्य है। गरीबेर मेये के सत्पास पात्रस्थ करार व्यवस्था एक ही एक जैसे काज। गरीब घर के लड़कियों को एक अच्छे पात्र के साथ शादी दिलाना, इसका बंदोबस्त करना, ये क्या कोई कम बड़ी बात है? एक काज যারা করে তারা परम पितार अजस्र आशीर्वादेर अधिकारी হয়। ये कार्य जो करते हैं वो परम पिता के भरपूर आशीर्वाद के अधिकारी होते हैं। সমাজের মোড়ল যারা, তারা আগে দেখতো যাতে কারো মেয়ে অবিবাহিত না থাকে, অপাত্রে না পড়ে। সমাজকে
जो मुखिया होते थे उन लोग ये देखते थे कि कैसे भी करके किसी भी लड़की अविवाहित ना रह जाए या फिर अपात्र में उनकी शादी ना हो जाए। তোমরা ঋত্বিকরা হলে সমাজের মোড়ল স্থানীয়। तुम सारे ऋत्विक समाज के मुखिया के समान हो। তোমরা এদিকে লক্ষ্য দিলে মানুষের খুব উপকার হবে। तुम लोग इस तरफ अगर ध्यान दोगे तो मनुष्य का बहुत उपकार होगा। আর এদিকে লক্ষ্য না দিলেও উপায় নেই। और इस तरफ ध्यान न देने पर उपाय भी नहीं है। सिरे করলে सर्पाघात तागा बांधবে কোথা। अगर सर पे सर्पाघात हो, मतलब सर पे अगर सांप डस ले तो ताबीज कहाँ बांधोगे। सीसी ठाकुर कथा सुने অনেকে হেসে ফেললেন। सीसी ठाकुर जी का ये बात सुनकर बहुत सारे लोग हंस दिए। सीसी ठाकुर, হাসির কথা নয়, বিয়ের মধ্যে যদি গলদ ঢুকে যায় তাহলে জাতির শিরে সর্পাঘাত হয়ে যাবে, তারপর আর ওঝাগিরি ফলাবার জায়গা থাকবে না। सीसी ठाकुर कहने लगे कि ये कोई हंसी की बात नहीं है। शादी के शादी में अगर कुछ गलत ढुक घुस जाए तो जाति के सर पे सर्पाघात जैसा हालत होगा। उसके बाद कितना भी तुम ओझा बुलाओ, झाड़फूक करवाओ, उसका कोई फल नहीं होगा। ভালো মানুষই জন্মাবে না, अच्छे इंसान जन्म ही नहीं लेगा। বাইরে দেখতে মানুষের চেহারা, অথচ ভিতরে যদি মানুষের সত্তা না থাকে তাহলে তাদের উপর যতই ঋত্বিকতা করো না কেন সুফল कम ही फलবে তাতে। बाहर से देखने पर मनुष्य का चेहरा दिखाई देगा, लेकिन अंदर से उसका मनुष्य का सत्ता नहीं रहेगा। और उसके ऊपर तुम कितना भी ऋत्विकता क्यों ना करो, उसका सुफल कम ही होगा। एरपर কর্মীরা विश्वविज्ञाने ऋत्विक अधिवेशने गेलेन। इसके बाद कर्मीगण विश्व विज्ञान के ऋत्विक अधिवेशन में प्रस्थान किए। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय वस्तु सूरजदा बहुत सुंदर भाव से पाठ किए, और जो विषय वस्तु आज का है दो प्रसंग के ऊपर है। एक है जो केष्टदा श्री ठाकुर जी को ऋत्विक मानुअल के संबंध में बोल रहे हैं, ऋत्विक साथी, ऋत्विक का करणीय जो विषय वस्तु है श्री ठाकुर जो जो बोले हैं वो तो था। फिर इसको अनेक्सर की तरह जो 4 साल में और कुछ बातें श्री ठाकुर बोले हैं, ऋतिक का करणीय संबंधी बातें को श्री ठाकुर जी के पास कृष्णता रखें, जो इसको मैं कलेक्शन करके एक पब्लिश करना चाहता हूँ। श्री ठाकुर यहाँ पर बहुत सुंदर भाव से यहाँ पर बोले, जे इसको तो हर दिन तो हर चीज याद नहीं रखता है, इसको छापने से अच्छा है। सेकेंड विषय वस्तु जो है उसी के सेकेंड विषय वस्तु विवाह के ऊपर है। विवाह संबंध में यहाँ पर सुबोधा जो बोले हैं, कुछ अभिभावक और बच्चे को लोग का सहायता से गरीब बेटियों का शादी हुआ है, उसी संबंध में विवाह के ऊपर श्री ठाकुर यहाँ पर बोले हैं। तो इसको आगे ले जाने के लिए मैं सोमनाथा को बोलूँगा थोड़ा सा आलोचना रखने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज का जो विषय वस्तु है वो ऋत्विक मैनुअल, दो चीज है, ऋत्विक मैनुअल का ऊपर और शादी का ऊपर। तो ऋत्विक मैनुअल 4 साल पहले निकला था। उसका बाद 4 साल का अंदर बहुत सारे उसमें एडिशन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, तो उनको इम्प्लीमेंट करना है नया मैनुअल में। तो केस्टोदा बोल रहे कि इसको पब्लिश करना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने बोला कि हाँ, पब्लिश करना बहुत अच्छा होगा। सब बात तो हमेशा स्मरण नहीं रहता है, इसलिए पब्लिश रहेगा बुक तो काम का सुविधा होगा। उसका बाद केस्टोदा बोले कि अभी ऋत्विक अधिवेशन में जाना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने बोला कि
हाँ मेरा सब बात याद रहना चाहिए, खास करके जो कर्मी है वो चाहिए ही चाहिए, और जमीन का बात स्पेशल रूप से बताना है। उसका बाद सुबोधा ने बोला कि सत्संगी अभिभावक और कुछ लड़का का साहाଯ୍य से कुछ गरीब और भद्र परिवार का लड़की का शादी का व्यवस्था करना संभव हुआ। तो इन बातों में ठाकुर जी बहुत उल्लसित हुए और बोले, ये तो बहुत बड़ा पुण्य का काज है, महापुण्य है। गरीब लड़की को सतपात्रस्त करने में बहुत पुण्य होता है, और ये कोई मामूली काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है ये। और ये काम जो करते हैं वो परमपिता का आशीर्वाद का अधिकारी होता है। पहले जमाने में मॉडल मॉडल मतलब जो मुखिया होते हैं वो लोग ये काम करते थे, और देखते थे कि कोई अविवाहित तो लड़की ना रहे, और कोई लड़की जो है अपात्र में, मतलब सही पत्र में नहीं, सही पत्र का हाथ में नहीं चले जाए। ये सब चीज वो मुखिया लोग देखते थे। आजकल का जमाने में ऋतिक लोग ही है ये मुखिया, ऋतिक दादा लोग ही ये मुखिया का काम करते हैं, और हमेशा लोगों का ऊपर ध्यान रखते हैं, और कैसे लोगों का उपकार होगा ये सोचते रहता है। अगर ये नहीं करेंगे तो बहुत तकलीफ है। ठाकुर जी एक एग्जाम्पल देके बोल रहा है कि अगर सर पे सांप डांस ले तो वो ताबीज बांधने का जगह ही नहीं मिलेगा। सर पे सांप डांसने का मतलब है इमीडिएट डेथ, और कोई उसका प्रतिकार नहीं कर सकते। तो ये सुन के कुछ लोग हंस दिए हैं, लेकिन ठाकुर जी बोला ये हंसी का बात नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट चीज है शादी। शादी अगर गलत हो जाए तो जाति का सिर में सांप डसने का जैसा हो जाता है, मतलब जाति एकदम खंड विखंडित तो हो जाएगा। सही सही शादी नहीं होगा तो सही संतान नहीं जन्मेगा, और सही संतान नहीं जन्मेगा तो समाज का क्या हाल होगा। समाज तो एकदम खराब होते जाएगा। इसलिए शादी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रतिलोम शादी नहीं होना चाहिए। शादी का काफी इम्पोर्टेंस ठाकुर ने दिया है, और शादी अगर बराबर है तो उसका जो संतान जन्म जन्म लेता है वो भी समाज का बहुत सारे अच्छा काम कर सकते हैं। वो मेन इम्पोर्टेंट चीज है। तो इसका ऊपर ठाकुर जी ने बहुत विस्तारित रूप से शादी का बारे में बताया है। तो उसका बाद दादा लोग विश्व विज्ञान का ऋत्विक अधिवेशन में चले गए। इतना कह के मैं शेष करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। आज का आलोचना सोमनाथ दा रखे विवाह के संबंध में जो श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोले हैं, तो मैं प्रोफेसर विजय दा को बोलूँगा थोड़ा आलोचना रखने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। शायद मेरा माइक म्यूट पे था। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर प्रोफेसर विजय दा को अनुरोध करूँगा थोड़ा सा आलोचना रखने के लिए मैरिज के ऊपर, विवाह के ऊपर। विजय दा ज्वाइन किए? जय गुरु दादा। तो यहाँ पर आलोचना रखिए दादा। पहले भी, हाँ, ठाकुर जी विवाह पर यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो विवाह से संबंधित अगर कोई काम
करते हैं, है ना, किसी बच्ची का विवाह आप करवा रहे हैं तो निश्चित से परमपिता का आशीर्वाद मिलने ही वाला है। मतलब कहने का मतलब विवाह करना करवाना जो है बहुत पुण्य का काम है ना। ऐसे भी पहले भी लोग बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि जो कन्यादान करना बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं समाज में। मान लीजिए जिसकी बेटा ही होता है, बेटी नहीं होती है, अगर परिवार किसी की, वो वो ट्राई करते हैं मैं किसी दूसरी बेटी का कन्यादान करूं, है ना। तो इससे पता चलता है कि कितना महत्वपूर्ण काम है कन्यादान करना, है ना। तो ठाकुर जी जो इसका मतलब है कि जो ठाकुर जी विवाह पर बहुत जोर दिए हैं और विवाह से संबंधित जो भी काम है उनको करना जो है उसको सही ढंग से करना बहुत जरूरी होता है। और विवाह पर तो बहुत सारी चीजें बोले हैं ठाकुर जी, है ना। अभी जैसे आज ही जो है अभी हम घर में जो प्रार्थना किए तो जो पाठ किए नारी नीति का, उसमें बोले हैं ठाकुर जी कि जो बहुत सारी लड़कियां जो है मन में कुछ कल्पना सोच लेती है, कल्पना में ही जो है वो हस्बैंड का चरित्र कर लेती है कि मेरा होने वाला हस्बैंड ऐसा होगा, है ना। तो और बाद में जब ऐसा नहीं निकलता है, कल्पना में सोचती है, बाद में जब नहीं निकलता है ऐसा, जब माने शादी हो जाती है तो शादी के पहले भी सोचती है, शादी होती है इसके बाद भी सोचती है, और शादी के बाद जब एक दूसरे को समझते हैं, जब एक दूसरे के चरित्र को समझते हैं, तो जो है फिर वैसा अगर नहीं निकलता है कल्पना के अनुसार, तो ठाकुर जी तो यहाँ तक दिए हुए हैं कि वो मृत्यु के अवलोकन तक जा सकते हैं। माने बहुत खराब परिस्थिति हो सकती है, बहुत से बहुत उसमें वर्ड यूज किए हैं मुझे एग्जैक्टली अभी, तो बहुत खराब परिस्थिति हो सकती है। और जो है उसमें मृत्यु तक का बोले हैं, या तो मैं कहने का मतलब ऐसा ही होगा कि कोई न कोई सुसाइड करेगा, इसी स्थिति हो सकती है। तो विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है, मैं तो समझता हूँ कि तीन चीजें जो है, जैसे जन्म है, विवाह है और मृत्यु है, ये तीन बहुत घटना क्रम है जीवन का, है ना। तो उसमें विवाह तो लाइफ है, और स्पेशली जो है लड़की का जो विवाह होता है वो तो एक जस्ट एक दूसरा ही मैं समझता हूँ जन्म है एक्चुअली, वो कि दूसरे के परिवार में जाती है, वो अननोन आदमी से उसकी शादी होती है, अननोन फैमिली में जाना पड़ता है। तो विवाह पर तो ठाकुर जी इतना जोर दिए हैं, और विवाह के पर ही पूरी समाज की अवधारणा होती है। सही विवाह नहीं हुआ तो पूरा जो है समाज, परिवार तो बर्बाद होता ही है, समाज भी बर्बाद होता है, और ठाकुर जी तो बोलते हैं कि देश भी बर्बाद होता है। ठाकुर जी तो बोले हैं अगर किसी देश को बर्बाद करना हो तो वहाँ के विवाह को जो है पद्धति को बर्बाद करो, है ना। जो अनुलोम विलोम की बात बोले हैं, अगर विलोम विवाह अनुलोम विवाह नहीं होता है जिस देश में समाज में, तो फिर जो है उस समाज देश का बर्बादी निश्चित है, जहाँ तक ठाकुर जी बोले हैं। तो जो है इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूँ दादा। जय गुरु। जय गुरु। अभी विजय दा और सोमनाथ दा आलोचना कर रहे थे
सीसी ठाकुर यहाँ पर जो प्रसंग आज है, एक विशेष प्रसंग आज का समाज में जो विवाह को लेकर है, इसमें सीसी ठाकुर को जो कुछ बोला गया था, जे कुछ अभिभावक, कुछ पेरेंट्स और कुछ लड़के लोग की जिम्मेदारी, उनका लड़के लोग को सहायता से कुछ गरीब बेटिया का शादी विवाह वो किए हैं। तो उसको सुन के सीसी ठाकुर बहुत खुश हुए, उल्लसित हुए। कारण आज का डेट में खुद का बेटा बेटी का बारे में सोचने के लिए किसी को समय नहीं है। वो करते करते उनका परेशानी चल नहीं जाता है, तो दूसरे के लिए सोचेंगे का, किसके पास टाइम है। जो दूसरा बेटी का शादी हुआ कि नहीं, पहले जो नियम था, मनुष्य संहिता में मैं पढ़ रहा था, जे समाज में कोई बेटी अविवाहित नहीं रहेंगे। ओनली जो बेटी कन्या है वो ईश्वर को स्वामी मानते हैं, उनका विवाह नहीं होगा। पहले जमाने में जैसे मीरा का अवस्था, जो वो अवस्था में जो जाते हैं, वो अभी भी जगन्नाथ जी का पास जो नृत्य वगैरह करते हैं, उनका विवाह नहीं होता है। वो केवल ईश्वर को ही स्वामी मानते हैं और उसी का सेवा में रहते रहते हैं। वो अवस्था बहुत कम आता है, बहुत माने करोड़ में एक कन्या के अंदर आता है। तो उसको छोड़ के बाकी सबका विवाह करना चाहिए। और इसीलिए बहुविवाह इसलिए होता था, पुरुष जो आदर्श पुरुष होता है उनके क्षेत्र में जो राजा होते, वो ज़्यादा माने विवाह करते थे, 2, 3, 4 विवाह करते थे। इसीलिए क्योंकि वो जो कन्या है वो कन्या अपत्र में नहीं जाए। ये बहुविवाह का विधि तो इसलिए था बिकॉज वो जो व्यक्ति जो जिसका परिपूर्ण का क्षमता नहीं है, वहन करने का क्षमता नहीं है, और वो व्यक्ति को विवाह करने का योग्य नहीं होता था। जो इष्ट का केंद्रित नहीं है, जो इष्ट को और समाज को, ऐतिह्य को, कृष्टि को लेके नहीं चलते थे, बेसिकली जो हिस्ट्री में बोलता है चांडाल टाइप का लोग, जो पशु हत्या करते थे, नारी के प्रति अत्याचार करते थे, जो समाज में अघटन करते थे और वर्णाश्रम को नहीं मानते थे, जिसको जैसे करके शादी करवा देते थे, तो उनका फर्दर जो बच्चे होते थे उनका विवाह नहीं किया जाता था। इसीलिए सीसी ठाकुर यहाँ पर बोल रहे हैं, जो कोई भी कन्या का विवाह जैसे समाज में नहीं हो, उसको आपको ध्यान देना चाहिए, और वो तो बहुत अच्छा चीज़ है। तो यहाँ पर सीसी ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो समाज में जो मुखिया है, किसको, ऋतिक देवता को बोल रहे हैं। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सीसी ठाकुर जी उस टाइम में 1943 में जो ऋतिक लोग जो है, ऋतिक देवता जो है, वो समाज में ये बातें को सोचना चाहिए, जे उनका अड़स पड़ोस में, उनका परिवेश में जितना भी कन्या है उनका विवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अभी 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 का जो सिचुएशन है, वो तो खुद का जीवन में बाहर आना मुश्किल हो जा रहा है, खुद को संभालना मुश्किल हो जा रहा है, और दूसरा 10 लोग का दायित्व कैसे लेंगे। सीसी ठाकुर जी को जो केंद्र करके लोग रहते हैं, वो 10 बातें सुनते हैं, 10 बातें जो जहाँ प्रॉब्लम होता है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। सीसी ठाकुर जी यहाँ पर बोलते हैं, जो आप समाज में आप मुखिया हो और समाज में इतना सारा जो विवाह संबंधित व्यवस्था है उसको ठीक करना आपका ही काम है। तो सीसी ठाकुर जी जो 3rd वॉल्यूम में आलोचना कर रहे थे, जिस गांव में एक ऋतिक रहते हैं, सीसी ठाकुर जी बोलते जिस गांव में एक ऋतिक अवस्थान करते हैं, उसी गांव में कोई अज्ञानी नहीं रहेगा, कोई दारिद्र नहीं रहेगा, कोई अपमृत नहीं रहेगा, कोई, ये सब बातें सीसी ठाकुर जी बोलते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये बातें क्या गलत है। तो हजार बॉम्बे में तो 40 ऋतिक है, तो मेरा गांव में तो 7 ऋतिक है। बट सीसी ठाकुर जी का जो ऋतिक मैनुअल है, वो ऋतिक मैनुअल जो वो केष्टदा बातें कर रहे हैं, ऋतिक को करना क्या चाहिए, ऋतिक को जीवन में सर्वस्व कौन है, सीसी ठाकुर, वही होना चाहिए। उनके अंदर कोई कपटता नहीं रहेगा, कोई पार्शियलिटी नहीं रहेगा, और हर बेटी को देखेंगे तो उनका बेटी जैसे लगेगा। मैं अभी कुछ दिन पहले सुना, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट एक ऋतिक है, जो ऋतिक सोचे मैं मेरा परिवेश में इतना सारा लड़कियां हैं जो थोड़ा मध्यवित्त है,
तो उनको कुछ दे पाऊँ कि नहीं दूँ। गोल्ड का रेट बढ़ते जा रहा है और मैं कुछ गोल्ड खरीद के जाके वो कन्या को दे के आ जाता हूँ, उनका विवाह के टाइम में वो सहायता करेगा। मैं सुन के हैरान हो गया। मुझे लगा ये जो भाव है, हमारा घर के लड़की या लड़का को, भाई का बेटा को, बेटी को देने के लिए 5 ग्राम 10 ग्राम 10 बार सोचता हूँ। जी मैं 10 ग्राम सोना दूंगा, आज के डेट में तो 90,000 है मेकिंग चार्जेस के साथ। तो किसी को 90,000 ऐसे जाके दे के आ जाऊं उसके घर पे, तो तुम ये 90,000 का सामान रखो, तुम्हारा बेटिया कभी शादी करेगा तो इसको तुम्हारा काम में आएगा। ये जो बोध है एक ऋतिक के अंदर, तो ये मुंबई का बात कर रहा हूँ। वो जाके उनका घर पे जो मध्यवित्त लड़की जिसका घर पे थोड़ा वो सोच रहा है जी विवाह करने में टाइम लगेगा, और टाइम में ये सब साहाଯ୍य करेगा, गोल्ड रेट बढ़ते जा रहा है, उनको 5-5 ग्राम गोल्ड दे के कि 7-7 ग्राम जिसको जैसा है दे के आ जाते हैं। ये जो भाव है, मतलब वो उसका बेटी को खुद का बेटी जैसे मान रहा है, और वो बेटी कैसे शादी करेगा वो अभी तैयारी कर रहे हैं। जैसे कोई किसी का बेटी सपोज ग्रेजुएशन में है, हमारा गांव में ऐसे ही होता है, ग्रेजुएशन टाइम से कि +2 टाइम से माँ लोग क्या करते हैं ना, सोना वगैरह गोल्ड वगैरह खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो जहाँ पर ट्रेडिशन है तो देना पड़ता है, जिसको जैसे श्रद्धा के हिसाब से सामान भी खरीद के रख देते हैं। जे मेरा बेटी को शादी करने के टाइम में ये सामान लेके मैं दे दूंगा, तो उस टाइम में लोड नहीं पड़ेगा। अभी सोचो तो वो ऋतिक ये कर रहा है मुंबई में, जे उसका बेटी शादी कर पाएगा कि नहीं, गोल्ड रेट बढ़ते जा रहा है, वो जाके दे के आ रहा है। ये उसका तैयारी है, उसका बेटी को कैसे शादी करेगा। 100% उसका बेटी के शादी के समय में ये 100% उनको भी कैश का आकार में सहायता करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही सीसी ठाकुर जी चाहते हैं, जे तुम्हारा सर पे सांप 10 लेगा तो ताबीज कहाँ बांधोगे। लोग सब हंसने लगे। मतलब क्या है, मुख्य जो होता है, सीसी ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, उनका जीवन में शिक्षा दीक्षा विवाह, समाज को बचाने का ऋतिक लोग का एक ही दायित्व है, विवाह सही ढंग से करे, खुद तो करना ही है, और वो खुद जो करेंगे उसको एक एग्जाम्पल लोग मानेंगे। अभी कुछ दिन पहले उड़ीसा में एक माँ के साथ बात हो रहा था, अनजान है, ऐसे फ़ोन किया जब मैट्रिमोनियल साइट से देख के, जी तुम्हारा बेटी है तो मेरा, क्योंकि मैं एक हफ्ता में 3-4 मैट्रिमोनियल साइट से जाके कॉल करता हूँ, नहीं तो मेरा जो अभी गुरु भाई लोग का एक सत्संगी एक उड़ीसा में है, एक हैदराबाद में है, एक चेन्नई में है, उनमें उसमें मुझे डाले हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले पूजनीय सुबोधा को मैं निवेदन किया था ये मैट्रिमोनियल के ऊपर, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा हूँ, और कभी लॉन्च आवर में मैं 1-2 प्रस्ताव लेके मुंबई में जो लोग लड़का लड़की विवाह प्रस्ताव नहीं किए उनके लिए बातें करता हूँ। तो अभी रिसेंटली वो माँ बोले, जे मैं बोला तुम आपका तो गोत्र मेंशन नहीं किए, जब गोत्र मुझे बोले तो मैं बोला मैं जो कैंडिडेट के बोल रहा हूँ ये गोत्र समान हो रहा है, सेम है, तो विवाह नहीं होगा। तो मुझे बोलने लगे, जे दादा हमारा गांव में जो ऋतिक है वो तो बोले हैं सवा गोत्र में शादी कर सकते हो। आप सोचिए, सीसी ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं तुम मुखिया हो, तुम समाज का ब्रेन हो, जैसे पुरोहित होते हैं, पुर का जो हित करते हैं, ऋतिक क्या है, पुरोहित है, तो वो जो बोलेंगे वही बाइबल है, वही ब्रह्म है, तो उनका मुंह से जो निकलता है। तो एक ऋतिक देवता उनको बोले हैं जो समगोत्र में शादी करने से चलेगा। मैं बोला आप वो वहाँ पर प्रेजेंट थे ना, नहीं, वो आचार्य देव को निवेदन किए उनका बेटी के लिए, तो मैं बोला उनका बेटी का जो विवाह प्रस्ताव वो शुरू से कर देते हैं, तो एज नहीं होता तो आज आचार्य देव को ऐसा नहीं बोलना होता, जो 5 पीढ़ी की 7 पीढ़ी आप देखो उनका वंश में कोई संबंध नहीं रहता है तो आप शादी कर सकते हो। तो ये आचार्य देव का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आप लोग का। आचार्य देव चाहते हैं आप सवर्ण में और वर्णाश्रम को फॉलो करके चलो, कभी डेविएट मत करो, और आप डेविएट करने के लिए प्रयास करोगे, आपका बेटी हो गया 37 एज, विवाह कब कराओगे? तो अब 35 एज में जाके विवाह देखोगे तो जाके रोगे, वहाँ पर पैर पड़ोगे, जे आप कुछ करवा दीजिए।
तो वो बोलेंगे ना 7 पीढ़ी तक देखो आपका वंश में कोई विवाह व्रत नहीं किया है उस परिवार में, तो आप विवाह कर लो। वो व्यक्ति को वो आशीर्वाद था, वो जाके दुनिया को फैला रहा है वो बातें को, क्योंकि मैं जो गलत किया हूँ दुनिया वही गलत करे। श्री ठाकुर जी यहाँ पर सांप डसने का बात है, तो वो माँ का सर पे तो सांप डसेगा अभी, क्योंकि वो व्यक्ति उनको गाइड कर रहा है। तो मैं बोला मैं उसको लाइन पे लो ना, वो फिर माँ बोले नहीं छोड़ दो, मैं दादा समझ गया आप क्या बोलना चाहते हो। मैं बोला आपका बेटी को आपको गोत्र अलग में विवाह करना, वो रीति देवता को फॉलो मत करना, क्योंकि वहां पर जो व्यक्ति है श्री ठाकुर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। इतना बार भी जो सेकेंड वॉल्यूम में हम लोग आलोचना किए थे, जे समाज में सबसे ज्यादा यदि आज के डेट में विवाह की शिक्षा दीक्षा में आज अस्खलन हुआ है, डेटोरेट हुआ है, उसका मूल कारण है श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे जब पूर्व पुरुष में जितने लोग आए हैं उनका पुरोहित के कारण, जैसे पोप के कारण है, आप देखो मौला के कारण है। जो मौला सिखाते हैं तो मुस्लिम समाज में वही चलता है, जो पोप सिखाते हैं वो क्रिश्चियन समाज में वही चलता है, तो जो गोस्वामी सिखाते हैं चैतन्य महाप्रभु का दीक्षा में वही चलता है, जो ऋतिक सिखाते हैं तो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र में वही चलता है। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र और आचार्य देव चाह के भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे जब तक समाज का जो मुखिया है, ऋतिक देवता है, जिनको चुने हैं वो लोग, उनका रिप्रेजेंटेटिव है, जब समाज में वो सुधार करने के लिए श्री ठाकुर जी का एक्सपेक्टेशन वेरी हाई है उनके प्रति, क्योंकि उनका चाल चलन, उनका समाज में वो कैसे करते हैं उसी को बाकी लोग देखते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है उनका विवाह व्रत कैसे हो रहा है, वो कैसे कर रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। एक ऋतिक दंपत्ति सपोज कहीं पे दहेज लाते हैं तो गांव में सारे परिवार दहेज लाएंगे, क्योंकि वो अनुकरण किसको करते हैं, वो ऋतिक देवता कर रहे हैं। उनका वो एक ऋतिक देवता उनका बेटा का कि बेटी का शादी में नॉनवेज तैयारी करेंगे। मेरा गांव में एक बार ऐसे हुआ था, नियरेस्ट गांव में, और मेरा माँ मुझे एक बार बोल रहे थे जे वो ऋतिक देवता होके किए, बाकी लोग क्या करेंगे, वही हो रहा है। क्योंकि तुम अग्रणी हो, तुम खींच के लेके आओ, तुम किनारे में खड़े हो और सब लोग पानी में है और तुम्हारे पास रस्सी है, और वो रस्सी तुम डालने के लिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं उनके पास डालो, और वो तो उसको पकड़ के तुम किनारे में आएंगे, वो डूबते जा रहे। और श्री ठाकुर यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये से बातें करने से लोग हंसने लगे। ये क्यों हंस रहे हो, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं हंसने का चीज थोड़ी है। जब मनुष्य के अंदर जो सत्ता है, श्री ठाकुर जी बोलते हैं स्ट्रक्चर तो मनुष्य का है, बट विवाह ठीक नहीं रहेगा तो जो क्रोधी संपन्न व्यक्ति है, जो हिंसक है, जैसे लायन का, जैसे मनोरंजन भाई एक बार मुझे अच्छा उदाहरण दे रहे थे, जो इतना जो मनुष्य जाति बढ़ते जा रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये आत्मा, ये जीव जंतु का आत्मा आ रहे हैं। क्योंकि जीव जंतु का जो भाव है वो भाव संपादन जब स्वामी स्त्री मिलन करते हैं तो लायन आता है इसके अंदर, क्योंकि वो वही स्वभाव का मिलन हो रहा है। तो खाली स्ट्रक्चर है मनुष्य का। 10,000 रुपया देने से मुंबई में अभी आर्टिकल आया था, 10,000 रुपये में वो मर्डर कर दिया, उसका कोई संभावना नहीं है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं स्ट्रक्चर तो मनुष्य का है, अंदर तो जानवर है। तो जानवर कैसे उत्पत्ति होता है कि विवाह ठीक नहीं रहेगा तो जानवर उत्पत्ति होंगे। हर घर में अभी देखो इतना सारा जो प्रॉब्लम आ रहा है, विच्छेद आ रहा है। कभी विच्छेद होने से लोग को चांडाल बोला जाता था हर्षवर्धन के टाइम में, जो पत्नी को त्याग करता था। अभी देखो एक गोवा में मेरा एक दोस्त था पिचिन, तो वो उसका एक सिस्टर का मैरिज में मैं अटेंड करने के लिए गया था, और क्रिश्चियन धारा में वो मैरिज हो रहा है, और ये व्हाइट चर्च के पास पंजीम में। तो मैरिज के बाद जब मैं मैरिज अटेंड करके बाहर आया तो वहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, मुझे एक कार्ड दिए और उसको भी एक कार्ड दिए। वो कार्ड में क्या लिखा हुआ है पता है आपको? वो कार्ड में लिखा हुआ है जे आपका जीवन में कभी डिवोर्स होगा तो मुझे कांटेक्ट करना। तो व्यक्ति को मैं आधा घंटा वहां पर धोया था और उसको भगा दिया था वहां से, वो व्यक्ति को। और पीछे हंस रहा है, अरे तुम गोवा में आसे यहाँ पर करो, यहाँ का लोकल लोग कितना ये है, तुमको डर नहीं लगता है? मैं बोला मैं ईश्वर का संतान हूँ, मैं डरता नहीं किसी को।
यहाँ पर ईश्वर कौन है? यीशु है। और यीशु के सामने तुम आके विच्छेद का बात कर रहे हो? नहीं, यहाँ पर तो चलता है, यहाँ पर तो 7-8 दिन में विच्छेद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो शादी करते हैं, पोर्तुगीज जाने के लिए वीजा चाहिए। 1963 से पहले जो जन्म लिए हैं तो उनका विवाह करोगे तो आपको इजीली यूरोपियन वीजा मिल जाएगा। यहाँ पर पासपोर्ट ये कर देते हो, यहाँ पर तो विवाह करते हैं इसके लिए, इसके बाद आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में डिवोर्स हो जाता है। तो और पता चला वो जो एडवोकेट दे रहे हैं वो एक पोप है। आप सोचो, वो ऋतिक है, एक उस युग का ऋतिक है। जब यीशु आए थे तब उसको ऋतिक बनाए थे। अभी जो सीसी ठाकुर ने जो ऋतिक बनाए हैं, वो ऋतिक क्या कर रहा है? व्यक्ति को विवाह के बाद बोल रहा है जी तुम डिवोर्स करने के लिए मेरे पास आना, क्योंकि मैं सहज में तुम्हारा डिवोर्स करा दूंगा, रीजन दिखा के। किसी को कोई देना लेना नहीं पड़ेगा। सोचो तो, जहां पर जन्म सृष्टि नहीं हुआ है, जीवन सृष्टि नहीं हुआ है, वहां पर मरण का पद दिखा रहा है। कौन दिखा रहा है? जो उनका मुख्य प्रवचक द्वितीय सेकंड वॉल्यूम में सीसी ठाकुर जी बोलते हैं, मेरा जितना भी बातें आज धराशायी हुआ है उसका मुख्य कारण है ये जो प्रवचक है। मैं जिसको चुना, क्योंकि वही उनको जिसको चुना वो सबसे डेविएट वही लोग किए, जिसके कारण आज समाज आज नष्ट हुआ है। तो सीसी ठाकुर यहाँ पर जो बातें रखें, जो सीसी ठाकुर जी को मजाक में लिए थे लोग, तो सीसी ठाकुर यहाँ पर बोल रहे हैं जब विवाह नहीं करोगे तो सुसंतान नहीं आएगा। हो सकता है वो दिख रहा है। प्रज्ञा और मैं कुछ दिन पहले के किसी का होम सेरेमनी हो रहा था, वहां पर हाउस वार्मिंग, वहां पर गए थे गृह प्रवेश में। तो वहां पर बातें करते करते, क्योंकि मैं जहां पर बातें करता हूँ तो वहां पर स्लाइटली झगड़ा होता ही होता है, होने वाला है, प्रोडिक्टेड है, उसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि तुम जब सत्य को प्रतिष्ठा करने के लिए जाओगे, हर जगह में आप स्पष्टवादी और मिष्टवासी हो ही नहीं पाओगे। कभी मिष्टवासी होते होगे तो स्पष्टवादी नहीं हो पाओगे, कभी स्पष्ट ये उल्टा भी हो सकता है। तो एक व्यक्ति को देखा है, उसका परिवार में पूरा लोग का ऊपर नीचे है। किसी का 23 सपोज 12-13 साल का बयस है, उसको देखोगे तो 30 साल का लग रहा है। आप देखोगे तो आप अनुभव करोगे, इग्नोर कर देते हो, अरे हो सकता है कुछ बीमारी है। क्यों बीमारी है? उसका प्रच्छेदपट में कारण क्या है? कभी आप अनुधावन किए हो? तो मैं जब रिसर्च कर रहा था, तो बातें कर रहा था, तो बातें वहां पर सारे लेडीज लोग से बात किया, उनका परिवार से। तो बातें जे हुआ, जो मैं बोला तुम्हारा जो विवाह होता है, डिस्कशन हुआ, तो गोत्र क्या चयन करते हैं? समगोत्र में सब विवाह किए हैं, परिवार में विवाह करते हैं। आपका जो अभी चैटर्जी दा बात कर रहे थे, प्रतिलोम विवाह, ब्राह्मण हो के आप ब्राह्मण कन्या हो, आप क्षत्रिय को विवाह करोगे तो क्या होगा समाज में? अवस्था तो सांघातिक है ये। तो वो जो माँ है मेरे साथ लड़ने लगे, नहीं हमारा तो, मेरा हस्बैंड ये से है, मिलिट्री में, ये उनका इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ मुझे दिखाने के लिए प्रयास किए। गाड़ी है, बंगला है, किसी का प्रॉब्लम नहीं, वो डॉक्टर है, ये है। बट कभी सोचे हो, मैं जिसको कन्यादान किया हूँ, जो दिया हूँ, उनका बेटा जिंदगी में कभी मछली मांस नहीं खाता था। मैं जो स्टडी किया उनका उस दिन घर पे, और ये बेटी आने के बाद इनको इंस्टिक्ट किया, जबरदस्ती किया, जो तुम मछली खाओ। और वो मछली मांस खाने के साथ दारू भी थोड़ा थोड़ा तेल लेके जबरदस्त दारू पीने लगे और मछली मांस खाने लगे। मतलब नारी आया जीवन में, पुरुष को क्या करना चाहिए था? इष्टों के साथ जोड़ने के लिए, अभी इष्ट विजुक्त कर दिए। वो जो मेल साइड का मदर है वो बोला मेरा बेटा बहुत अच्छा था, बट विवाह बात खराब हो गया। वहां पर कारण नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बेटा के जीवन में इष्ट नहीं था, विवाह करने नहीं चाहिए था। इसीलिए बोला जाता है जे हर व्यक्ति स्वस्थनी लेने के बाद विवाह करना चाहिए। ये सीसी ठाकुर जी का नियम है। बिना स्वस्थनी में उसके साथ तो अनुराग नहीं आएगा इष्ट के प्रति, और बिना इष्ट के पकड़ के किसी को विवाह नहीं देना चाहिए पुरुष क्षेत्र में। वो तो नारी आएगा, लता किसके ऊपर, तो वो तो मजबूत नहीं है, वो भी गिर जाएगा, उसको भी मारेगा, वो खुद मरेगा। इसीलिए प्रथम तो पुरुष जो होता है, एक ही भी समाज में एक नारी अभिव्यक्ति नहीं रहेगा। सीसी ठाकुर जी का यहाँ पर है, कोई बोलता है ना उसके साथ यही आर्गुमेंट करना है, पुरुष अविवाहित रहेगा। क्योंकि जो
जो इष्ट को परिपूर्ण नहीं करता है, समाज का क्षतिकारक है, बार बार जेल जाता है, बार बार पितृ मातृ के विरुद्ध जाता है, प्रतिलोम समाज संतान है, उनका विवाह करने का पुरुष का कोई अधिकार नहीं है। उसको अलग करके रखा जाता था। अभी रखा जाता है क्या? कोई देखे वो एक ग्राउंड में किसी को, क्योंकि अभी तो रिपब्लिक सब जगह वोट दे के राजा चयन की, राजा तो बोल नहीं सकता कि तुम विवाह मत करो। पहले राजा के हाथ में चाबुक था तो सबको अलग करके रखा था, ये गांव में अलग करके रखो, ये सब लड़का लोग को जो प्रथाभ्रष्ट है तो उनका योग्यता होने के बाद उसको विवाह दिया जाता था। अभी तो वैसा नहीं हो रहा है। तो वो माँ को मैं जो समझा रहा था वो समझ नहीं पा रहे थे। तो वो बेटा को जब ये किया तो मैं देखा, मैं आंखों से देखा हूँ, जो बेटी सोचते हैं ना हमारा बेटी बेंगलोर में है और आनंद में है, वो तो दिखवा है। वो कभी कभी मार के ना उसका दांत को भी तोड़ दिया था, एक दिन में देखा था। मतलब इसके पीछे कारण क्या है? इसका पीछे कारण है हम लोग ठाकुर जी का विवाह नीति को फॉलो नहीं करते थे। वो बेटी कभी आके बोलेगा कि पापा मेरा हस्बैंड मुझे मेरा मार के मेरा दांत तोड़ दिया? क्योंकि हमारा गांव में डिवोर्स प्रथा नहीं है। हमारा जो गांव है, हमारा गांव में कोई भी एक व्यक्ति डिवोर्स नहीं किया है। मेरा फोर फादर से जो मैं सुन के आया हूँ, क्योंकि गांव में अभी है ही नहीं वो सिस्टम। वो केवल शहर में है डिवोर्स। गांव में जितना भी तुम मारो लड़की को वो सह के रहेगा, एकदम बोलेगा मेरा पिता माता का अभिजात चला जाएगा, वो कभी भी आके बोलेगा नहीं। सोचो तो, इस टाइप का नारी का सहनशीलता है। वो परिवार में विवाह पूरा व्यतिक्रम है। और मैं स्टडी किया, जब उनकी बातें किया मेरे साथ आर्गुमेंट करने लगे, और फलाफल वो देख नहीं पा रहे हैं। किसको कोई 7 पुरुष की तरह एक अंडा भी नहीं खाया था, मछली मांस नहीं खाया था, तुम उसको जबरदस्ती खिला रहे हो, उसका बायोलॉजिकल डिजॉर्डर होके वो 30 साल का बूढ़ी जैसे लग रहा है, और तुम देख के नहीं ये तो डिजीज है। यार डिजीज कहाँ से डिजीज है? कुछ डिजीज नहीं है, कुछ डिजीज नहीं है, ये सब विवाह से आया है। तो इसी ठाकुर यहाँ पर बोल रहे कि ऋतिक के ऊपर इतना भरोसा करने। मैं तो, मेरा तो शादी हो चुका है, मेरा तो बेटा है, मैं दिन 3 बार मैट्रिमोनियल क्यों खोलता हूँ? मेरा घर पे कोई भी, खाली मेरा भाई का बेटा, उसका भी शादी तैयारी हो चुका है। कोई भी परिवार अभी नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए विवाह करने के लिए योग्य नहीं है। तो मैं क्यों मैट्रिमोनियल खोलता हूँ डेली? मेरा क्या काम है? शशिकांत दास का क्या काम है मैट्रिमोनियल खोलना? मेरा परिवार में कोई भी व्यक्ति 20 ईयर्स के अंदर विवाह करने का नहीं है। मेरा बेटा का 11 साल है, 12 साल है, मैं क्यों खोलता हूँ? क्योंकि जब पढ़ा ये भलों में, ये 5 खंड में, जो विवाह के ऊपर, जो बाकी लोग को तो सहायता करना चाहिए, तो परिवार विवाह नहीं कराऊंगा तो समाज में कैसे आएगा? मेरा क्या जिम्मेदारी है? तो श्री ठाकुर जी यहाँ पर ऋतिक का बातें किए हैं, ऋतिक को दायित्व दिए हैं। तो ऋतिक जब दायित्व नहीं करेगा तो बाकी लोग क्या नहीं करने का दायित्व ठाकुर जी मना किए हैं? हमारा दायित्व नहीं है। हमारा दायित्व नहीं है। जो प्रोफेसर विजय दया का 2 बेटी है तो उनको फोन करके पूछ के उनका सब डिटेल लेके कहीं पे ढूंढे। एक बेटी का अभी शादी होने वाला है। तो ये जो मैं पढ़ा और रिएक्टिव हुआ, तब मैं अभी शुरू किया हूँ, अभी चैनल भी एक क्रिएट किया हूँ। तो मुझे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तुम क्या ब्रोकर और एजेंट बनना चाहते हो? बोला नहीं, सीसी ठाकुर जी का एजेंट में हूँ। जब सीसी ठाकुर जी का एजेंट हूँ ना, सीसी ठाकुर जी जो बोले वो करूँगा। आज का समय बहुत कम है। उस दिन जैसे वो माँ मेरे साथ लड़ाई किए थे, बट एक माँ समझ गए। मैं बोला जब तुरंत बोला वो ऋतिक देवता को लाइन पे लीजिए, ऋतिक देवता को लाइन पे लीजिए, उतना कैपेसिटी मेरे अंदर है, मैं बात करके उसको सॉल्व कर दूंगा। तुम्हारा बेटी के लिए आशीर्वाद मिला है समगोत्र में विवाह करने के लिए, वो तुम्हारा अपारगता है। तुम कैसे निवेदन किए भगवान जाने और तुम जाने हो, और तुम इसको फैलाओ मत। सवर्ण में विवाह होगा और वर्णाश्रम के विधि के हिसाब से होगा। नो दहेज, नो नॉन वेज। ये जो बातें श्री ठाकुर जी जो बेसिक प्रिंसिपल दिए हैं, उस दिन जैसे मैं पूजनीय सिपाहीदा को बोला था, जगन्नाथ जी को हम लोग इन्विटेशन कार्ड देते हैं। जगन्नाथ जी तो आगे वो नदीवन से निकल के चले जाए, घर तक पहुंचेंगे नहीं, तुम उनका खाना बनाया नहीं। मुझे कोई इन्विटेशन करता है और मेरे लिए वहां पर कुछ बनाया नहीं, तो मैं जाके 2 मिनट तो देख के आ जाऊंगा ना। मेरे से तो खाना नहीं है, मैं तो वेट करूँगा। हाँ, मेरे लिए बिना प्याज लहसुन वाला खाना बना है। जैसे मुझे कोई एक तिवारी दा यहाँ पर एक विशिष्ट व्यक्ति है और उनका बहुत सारा यहाँ पर फ्लैट्स है, अमीर है, और एक दिन प्रज्ञा को मुझे इनविटेशन किए।
और इनविटेशन के दौरान हम लोग सोच रहे थे, प्रज्ञा बोले हम लोग तो सोचते इन लिए हैं और हमारे लिए मिलेगा नहीं कि हमारा रमाडा जो 3 स्टार की 4 स्टार होटल है मिनिमम, वहाँ पर तो ये खाना कुछ मिलेगा नहीं। तो बोला ईश्वर का जो बातें हैं उनको ऊपर विश्वास रखो, जो इनविटेशन किया है ना सब प्रोफाइल करके जो प्यार करता है वो सब कुछ करता है व्यवस्था। तो हम लोग वहाँ पर जाके शादी में सबके लिए लगा हुआ है, ऐसे भी तो वेजिटेरियन था, उनके ब्राह्मण लोग हैं, बट हमारे लिए एक सेपरेट काउंटर था। आप सोचो, उनके ऊपर विश्वास करने से सीसी ठाकुर जी के ऊपर यही होता है। तुम जो व्यक्तित्व तुम्हारा ठीक रहेगा, तुम्हारा चरित्र ठीक रहेगा, समाज में तुमको कभी निमंत्रण होता है ना, तुम्हारे लिए सेपरेट काउंटर रहेगा। तो हम उस दिन खुश हो गए थे देख के, जो हमारे लिए सेपरेट बिना कांदा लहसुन का एक काउंटर था। तो विवाह हर चीज में जो सीसी ठाकुर जी बोल रहे ना, विवाह क्षेत्र में तुम अग्रसर हो। अभी तुम नहीं देखोगे, तुम बोले मेरा तो बेटा तो 12 साल है, उसका तो शादी होते होते अभी 25 में करेगा तो और 12 साल है, कि और 30 में करेगा तो और भी समय है, 15 साल और है। तो मैं अभी मैट्रिमोनियल साइट में जाके क्यों देखूं? बट सीसी ठाकुर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दूसरे का बेटी किसी का विवाह नहीं है, ये होता दा का बेटी है, पृष्टि भाई का बेटी है। मैं हर दिन किसी को देखता हूँ तो उनके बारे में बोलता हूँ, किसी को देखता हूँ तो एटलीस्ट किसी का 1-2 विवाह करवा दो। 7-8 दिन पहले मैं एक निकेतन भाई को गाली कर रहा था, जे एक तो विवाह करके देखे हम एक बेटी का, तुम करो नहीं तो मैं करे। एटलीस्ट वो धनी हो, गरीब हो, मिडिल कास्ट हो, वो तो भावमुखी हो गए थे। मतलब एक तो बेटी शादी करा के रखो। आज तुम मेरा एक शादी अच्छा से किया था तो वो जॉइंट के प्रज्ञा के साथ तुम मीडिएटिंग करके किया, तो आज हमारा जीवन सुखमय है। ऐसे एक अच्छा विवाह करवा दोगे तो उसका जो सीसी ठाकुर जी बोलते हैं जो आशीर्वाद है उसका कोई तुलना नहीं। आप अच्छा एक विवाह करवा दोगे, किसी को दाम्पत्य जीवन लेके आओगे, सीसी ठाकुर जी बोलते हैं इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं है। खुद बोल रहे हैं स्वयं ईश्वर, सीसी ठाकुर खुद बोल रहे हैं जो इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। तो हम उसके ऊपर कभी भी चिंता भी नहीं किए जगत में, अभी तक हम लोग चिंता भी नहीं किए। और दूसरे का बेटी उसको देखने दो ना। तो हर जिम्मेदारी रीति के पास नहीं है, हर जिम्मेदारी व्यक्ति के पास है। जब तुम ठाकुर जी का हो जाओ, जो रीतिक मानुअल है तुम पढ़ के भी रीतिक मानुअल कलेक्ट करके रीति क्या क्या काम करना चाहिए तुम करने लोगे। रीति के पास उस दिन एक बार पूजनीय बिंकीदा भुवनेश्वर मंदिर में बोल रहे थे, रीति के पास एक विशेष अधिकार है, दैट इज सतमंत्र दान। और इस सतमंत्र दान को निकाल दिया जाए, हर व्यक्ति वो काम कर सकता है जो रीति कर रहा है। कितना सुंदर बात है उस दिन बोले थे। एक रीति के पास एक विशेष गुण है, वो सतमंत्र दान कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। उसको छोड़ के एक रीति जो भी काम करना मैनुअल में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति चाहेगा तो कर सकता है। तो हमारा हमसे भी एक्सपेक्टेशन श्री ठाकुर जी का वही है जी, हम लोग सुविवाह करें। खुद मेरा बेटा है, कैसे करेगा? मेरा बेटा को मैं अब से 8th क्लास 7th क्लास से 8th 9th 10th के बाद शुरू नहीं करूंगा तो उसके बाद वो जो परिणाम होता है, भाई का बेटा को 3 साल 4 साल से बोल रहा हूँ, त्रुटि नहीं करेगा बच्चा, मेरा बेटा होगा तो नहीं करेगा क्या? जब तक मैं इसको एजुकेट नहीं करूंगा, सुबोधा उससे बोलते क्यों विवाह करे, विवाह का कारण क्या, परिणाम क्या है, उसको बताओ नहीं 5 साल 10 साल तक। तो विवाह के टाइम में बताऊं, 10 मिनट बेदी से पहले बताऊंगा, वो सुनेगा नहीं मेरा बात। बोले पापा आपको पहले क्यों नहीं बताया ये सब चीज? तो हमारा घर पे जो बेटा बेटियां हैं उनको ये बारे में आलोचना करना चाहिए, खाने के टाइम में, डिनर के टाइम में, ये विवाह के संबंध में, बेटा के साथ बेटी के साथ। तो उन लोग सीखेंगे और पूछेंगे। मुझे बहुत सारा यंग मास का लड़का लड़कियां कॉल आता है, बहुत सारा लोग का कॉल आता है ये आलोचना सुन के, ये क्या करना चाहिए। कल एक लड़का फोन किया था, बोला वो तो आया तो हैंडशेक करके जयगुरु बोल रहा है। लड़की बोले एकदम टच नहीं करने का। कोई लड़की को तुम टच नहीं करोगे, ये सब धीरे धीरे सिखाओगे तो विवाह के टाइम में ही होगा ना, तो फिर तो उसके प्रति आकर्षण आएगा। वो बोला मुझे आया बादलापुर मंदिर में हैंडशेक करके बोल रहा है जयगुरु। मैं दादा क्या करूं, तुम तो मना किए थे टच करने के लिए, वो जबरदस्ती कर रहा है। मगर तुम ऐसा प्रतिभा दिखाओ, तुमको तुम्हारे पास आएगा नहीं वो लड़की। हैंडशेक क्या, तुमको टच नहीं करने के लिए सुजोग नहीं देने का। तुम टच तो दूर बात है, तुमको कोई टच नहीं करे ये सुजोग मत देना, ऐसे नाम करके रहना। उसको ऐसा देखा ना जैसे उसके अंदर एक लड़की, उसके अंदर तुम्हारा अंदर एक भाई की पिता के साथ, वो पिता के साथ करता है ऐसा।
उसका पिता के साथ वो हैंडशेक करता है? नहीं करता है ना। क्यों? वो पिता है और तुम पिता बन जाओ। नहीं हो पाएगा, मतलब 100% हो पाएगा। मेरे साथ तो कोई नहीं करता है, टच करने के लिए दूर बात है, मेरे पास आएगा नहीं। तो ऐसे सबको ट्रेंड करना है। तो इतना बोल के आज का विषय वस्तु को यहाँ पर विराम देता हूँ। सबको जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम।